हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी के हों, उन सबसे मिला जुला क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में बार बार हम बोलते हैं। जो भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, कोई किसी क्वेश्चंस का कोई खास कैटेगरी नहीं होता है कि ये क्वेश्चन सिर्फ इसी एग्ज़ाम में आने वाला है। आज के डेट में आप कोई भी क्वेश्चंस करो, वो किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या किसी भी एग्ज़ाम में हो। बैंक का थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन होता है, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए कोई नहीं, स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सारे में क्वेश्चंस का कोई कैटेगरी वाइज नहीं है। बट आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, खास करके रेलवे के लिए। अगर ये रेलवे में है तो एसएससी में भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछता है, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो को और पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि f इजिकल टू 6 हो, यदि f इजिकल टू 6 हो और द का मान 33 हो दोस्तों, तो बोमेन का मान क्या होगा दोस्तों। तो आपको बता दिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको कोड्स याद होने चाहिए। कोड्स आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर कोड्स याद है दोस्तों तो आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, खास करके कोडिंग डिकोडिंग। जैसे ही देखेंगे आपको समझ में आएगा f का कोड 6 होता है। अगर आप ABCD को लिखते हैं तो f छठे स्थान पर आता है। उसी तरह से द का मान क्या होगा, द का मान 20 होता है, h का मान 8 होता है और ई का मान 5 होता है। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं दोस्तों तो 20, 8 28 और 5 33, यानी ये सीधा सा ये कंसेप्ट हो गया f का 6 तो 6। यानी इसका मतलब हुआ कि जो कोड्स हैं उस कोड्स को लिखें और उनको ऐड कर दे तो हमारा जो है उतना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग वही करने वाले हैं। W का कोड कितना होता है दोस्तों, W का कोड 23 होता है दोस्तों। O का कोड 15 होता है दोस्तों। M का कोड 13 होता है दोस्तों। A का कोड 1 होता है दोस्तों। N का कोड 14 होता है दोस्तों। अब इसे सिर्फ हमें ऐड कर देना है, ऐड करके जो भी हमारा आएगा वो हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो ऐड करते हैं, 3 5 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 4 16, 16 का 6। अगर आप इतना ही जोड़ते हैं तो देखिए एक ही लास्ट में 6 आ रहा है दोस्तों, तो हमारा आंसर C हो जाएगा। बट पूरा जोड़ते हैं, 6 बाकी 1 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 66 हो जाएगा दोस्तों। यानी हमारा जो आंसर है वो 66 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों इसी सीरीज में। आगे का दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन एक सीरीज है, इसमें से कहता है इस जगह पे क्या होगा। देखिए आप जैसे ही क्वेश्चंस को देखेंगे कुछ ना कुछ चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए यहाँ A है दोस्तों, फिर B, फिर C, फिर D। अगला क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, D के बाद E आएगा, यानी यहाँ पे E होना है। अब D के बाद क्या हो गया, E हो गया दोस्तों। अब दूसरा पोजीशन में E देखिए, E दो जगहों पर है, एक यहाँ पर भी E है और एक यहाँ पर भी E है। हमारा ये दो ऑप्शंस तो नहीं होंगे, बट ये दो ऑप्शन अभी भी हो सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ देखिए N O P Q, अगला R होगा दोस्तों। यानी हमारा जो आंसर होगा दूसरा क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, E और R, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा दोस्तों। ये सीरीज में आता है दोस्तों। अगला वर्ड क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेंगे और ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जब हम लोग सीरीज चलाएंगे, 10 या 15 क्वेश्चन या 20 जितने एक वीडियो में बनेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस होते जाएंगे और हर वीडियो को आप देखते जाएंगे, उम्मीद करें फिर अगर आप रीजनिंग बनाते हो तो आपका स्कोर अमूमन है बढ़ेगा। बट क्वेश्चंस को समझना है। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर ये रहा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष नीचे। देखिए 2 कथन दिया गया है और 2 निष्कर्ष है। हमारा कथन क्या है ना, पहला कथन को अगर हम लोग थोड़ा सा क्लियर करें तो कहता है M इज़ ग्रेटर देन L इज़ ग्रेटर देन N। दिया गया है स्टेटमेंट में M इज़ ग्रेटर देन L इज़ ग्रेटर देन N, और दूसरा है N इज इक्वल टू R, यानी N क्या है, R के बराबर है। यानी N और R एक ही है मान लीजिए, तो आप ये दोनों आपस में बराबर है। अब ये दो स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग जो कंक्लूजन दिया गया है, जो निष्कर्ष दिया, उसमें से कौन सा निष्कर्ष हमारा सही होगा और कौन सा निष्कर्ष हमारा गलत होगा, इसे हम लोग वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर जो हमारा पहला निष्कर्ष दिया गया है दोस्तों, अगर आप निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ते हैं
आर, ये समझ लीजिए जिधर ये मुंह खुला हुआ है दोस्तों, जिधर ये मुंह खुला हुआ है वो पोर्शन बड़ा है और जिधर ये मुंह बंद है वो छोटा होगा। यानी आर के तरफ मुंह खुला है यानी आर को बड़ा होना चाहिए एल से, ऐसा निष्कर्ष कहता है। अब यहाँ देखिए कि आर बड़ा होगा कभी एल से। अब देखिए एन से बड़ा है एल और एल से बड़ा है, एन से बड़ा है एल यानी आर से भी बड़ा होगा एल, और यहाँ कहता है एल छोटा है, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है आर से बड़ा है एम, एम देखिए बड़ा है एल से और एल बड़ा है एन से, और एन और आर दोनों बड़ा है, यानी इसका मतलब हुआ कि आर से बड़ा है एल और एल से बड़ा है एम, यानी आर से बड़ा होगा एम, यानी ये दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। कहता है केवल निष्कर्ष एक सही है, नहीं, दूसरा निष्कर्ष सिर्फ केवल 2 निष्कर्ष सही है, बाकी सारे निष्कर्ष क्या हैं, गलत है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये एनटीपीसी या ग्रुप डी कुछ में भी पूछ सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कोडिंग से ही है। कहता है कैबिनेट CABINET, जब आपको क्या चेंजेज हो रहा है समझ में ना आए दोस्तों, तो इस रूप में अगर आप लिखते हैं तो मेरा मानिए आप क्वेश्चंस को ईजिली हल कर सकते हैं। अब सी के जगह पर क्या दिया गया है, ई दिया गया है, फिर आई दिया गया है, फिर ए दिया गया है, फिर सी है, फिर बी है, और फिर टी है, और फिर एन है। हमको निकालना है कंप्यूट का, COMPUTE। जैसे जैसे इसमें चेंजेज होगा दोस्तों वैसे वैसे हम इसमें भी चेंजेज करेंगे। सिर्फ ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले मेरा मानिए आप इसे इस रूप में लिख लीजिए, ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कभी भी हॉरिजेंटल मत लिखिएगा, वर्टिकल, हॉरिजेंटल तो लिखा हुआ है, वर्टिकल लिख लीजिएगा, आसान हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं क्या क्या चेंजेज किया है। पहला वाला क्वेश्चन जो है सी को यहाँ लिखा है, ठीक ना, और ए को उसके ऊपर लिखा है, आई को बी को छोड़ दिया है और आई को उसके ऊपर लिखा है, ठीक ना दोस्तों। अब यहाँ से देखिए बी को उसके नीचे लिखा है। अब ये टी को यहाँ रखा है और ई जो है वो पहले स्थान पर, ये वाला ई कहाँ जाएगा दोस्तों, COMPUT। अब ई को यहाँ रखा, अच्छा ये ई चला जाएगा इस स्थान पर। अब ये ई चला गया है ऊपर, तो ये टी कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, ठीक ना। अब एन जो तीसरे स्थान पर था वो नीचे आ गया, यानी नीचे से जो तीसरा है वो कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। क्लियर है, इन तीनों का काम हो गया ना दोस्तों। एन नीचे आता है तो यू को नीचे हमने किया, ई पहले स्थान पर गया, टी यहाँ गया तो ई यहाँ चला जाएगा। अब इसमें से देखिएगा जो दूसरे स्थान पर था, अब यहाँ से समझिए इस पहले स्थान के बाद दूसरे स्थान पर कौन आया है, आई, पहला दूसरा तीसरा, जो चौथा टर्म है वो दूसरा पर आया है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म यहाँ आ जाएगा, यानी पी। अब यहाँ ए कौन आया है, जो दूसरे स्थान पर है वो यहाँ तीसरे स्थान पर गया है, जो तो दूसरे स्थान पर है वहाँ तीसरे स्थान पर गया है। और बी आई जो है दोस्त, सॉरी ये जो बी है पहला दूसरा तीसरा कहाँ गया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवें स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवें स्थान पर, तो पाँचवें स्थान पर कौन गया है, बी, यानी यहाँ से एम। अब एक ही बचा दोस्तों जिसको हमने अब तक नहीं लिखा है, वो कौन सा जगह बचा हुआ है, देखिए पी यहाँ लिखा गया है, आई यहाँ वाला चला गया वहाँ। अब ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सी जो ऊपर वाला था तो सी आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ से सीधा सा देख लीजिए हमने इसे अरेंज कर दिया। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा, TPOC, TPOC नहीं है, TPOC है, TP नहीं है, नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देता है रेलवे, तो थोड़ा सा आसानी से आप धैर्य रख के बनाइएगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एक निश्चित कूट भाषा में 3 to 7 को डोंट कट ट्री लिखा गया है, ठीक ना। ध्यान देंगे क्या क्या लिखा गया है, उसी के आधार पर हम लोग करने वाले हैं। 6, 3, 5। अब इसमें देखिए जरूरी नहीं है कि 3 का कोड डोंट हो, 2 का कोड कट हो और 7 का कोड, यानी जैसे लिखा गया वो वैसे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होगा या नहीं होगा ये आपको निकालना होगा। अब ध्यान देंगे कि हमारा 3 सब जगह कॉमन दिख रहा है, जो पहले कॉमन दिख रहा है उसके आधार पर आप काम करें। यहाँ भी 3 है,
तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि निकालना क्या है आपको शेड का कोड निकालना है, और शेड है सिर्फ यहाँ पर है। अगर आपको शेड का कोड निकालना है तो शेड यहाँ पे है दोस्तों, और कहीं कॉमन नहीं दिख रहा है, तो मजबूरन आपको ट्री और गिव का कोड निकाल देना होगा, उसके बाद शेड का कोड क्लियर हो जाएगा। अब ट्री यहाँ है, ट्री यहाँ है, ट्री यहाँ है, ट्री यहाँ है, ट्री यहाँ हुआ, ट्री यहाँ हुआ, चारों में ट्री कॉमन है। अब देखिए चारों में कौन सा कोड कॉमन है, तो 3 कॉमन है दोस्तों। इसका मतलब हुआ कि ट्री का कोड क्या होगा दोस्तों, ट्री का कोड हो जाएगा 3। अब ट्री का कोड हमने 3 निकाल दिया, ट्री का कोड क्या हो गया, 3 हो गया। अब उसके बाद गिब्स का कोड निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा कि गिब्स सिर्फ इसी में है और कहीं नहीं है, और शेड भी इसी में है, कहीं नहीं है। मजबूरन हम गिब्स और शेड का एग्जैक्ट कोड नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि गिव और शेड का अगर हम कोड एग्जैक्ट नहीं कह सकते, इसका मतलब हुआ कि गिव का भी कोड क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 8 हो सकता है, और शेड का कोड भी क्या हो सकता है दोस्तों, 1 हो सकता है या 8 हो सकता है। यानी एग्जैक्टली हम ना तो 1 को कह सकते हैं ना तो 8 को कह सकते हैं, सीधा सा बात है दोस्तों। तो हम इसमें से क्या कहेंगे, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर ऑप्शन में 1 या 8 देता तो हम लोग बोल देते 1 या 8, बट हो दिया नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, या तो 1 होगा या 8 होगा, और ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों, पी के जो पिता हैं वो क्यू के दामाद हैं। अब समझिए कि पी के जो पिता है, मेरे पिताजी क्यू के दामाद है। जो मेरे पिताजी हैं किसी के दामाद है, तो जिसके दामाद होंगे वो मेरे नाना जी होंगे। तो पी के पिता क्यू के दामाद है, तो क्यू कौन हो गया, पी का, क्यू हो गए नाना जी, किसके, पी के। और क्यू के सिर्फ एक संतान है। अब सोचिए कि हम कह रहे हैं ये मेरे नाना जी और इनकी सिर्फ एक संतान है, तो इनकी सिर्फ एक संतान होगी जो कि मेरी क्या होगी, माँ। क्यू की जो संतान होगी वो मेरी माँ होगी, चूंकि ये मेरे नाना जी हैं। पी के पिता यानी मेरे जो पापा हैं, ऐसे समझते हैं इसको, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, पी के जो पापा हैं वो किनके हैं, क्यू के दामाद हैं। तो क्यू के दामाद ये हो गए, तो मेरे पापा और इनके ससुर यानी मेरे नाना जी हो गए। ठीक ना दोस्तों। अब मेरे नाना जी, क्यू की सिर्फ एक संतान है, तो क्यू की जो संतान होगी वो मेरी माँ होगी, मेरी माँ होगी। क्यू की एक ही संतान है, जो भी संतान होगी वो मेरी माँ होगी, और ये मेरे पिताजी, ये मेरे नाना जी। आर क्यू की नातिन है। क्यू की नातिन अगर आर है, लड़की है ये, अगर ये नातिन है दोस्तों, तो सीधा सा बात है, ये अगर मेरे नाना की नातिन है और मेरे नाना की एक ही संतान है, मेरे नाना की एक संतान यानी वो मेरी माँ होगी, और नाना की नातिन यानी मेरी माँ की बेटी है, मेरी माँ की बेटी यानी मेरी बहन होगी। तो आर का पी से क्या संबंध है, यानी आर कौन हो जाएगा, मेरा दोस्तों, तो ये मेरी बहन हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर ये रहा दोस्तों, पी का अर्थ भाग, आर का, ये दिया गया है डाटा, किसका मतलब क्या है, डायरेक्ट हमें क्वेश्चंस में पुट कर देना है और आंसर निकाल लेना है। देखिएगा यहाँ 36, पी का मतलब क्या है, भाग, तो हम यहाँ भाग का सिंबल दे देंगे। 6 क्यू का मतलब है, देखिए क्यू का अर्थ प्लस है, +7, आर का मतलब गुना है तो गुना 8, और एस का मतलब माइनस है, -11 दोस्तों। हल कर देते हैं, इसका मतलब हुआ 36/6 +7 × 8 -11 दोस्तों। 6 छक 36, तो 6 8 7 56 -11, 56 11 कितना होता है, 62, 62 -11, तो 62 में से 11 गया कितना दोस्तों, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 1 गया 5, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 51, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है, नर्स का मतलब है बार्ड और शिक्षक का मतलब क्या होगा। तो नर्स जिस तरह से बार्ड में काम देती है दोस्तों, शिक्षक उसी तरह से किस जगह काम देते हैं, कक्षा में काम देते हैं। यानी शिक्षक कक्षा में पढ़ाने का काम करती है, नर्स बार्ड में चेकिंग करने का काम करती है, जो भी है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर यही है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन है सिंपल है, आसान से क्वेश्चंस होते, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ध्यान से देखेंगे, 12 है, 23 है,
45, आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे 12 दूनी 24, एक कम, 12 दूनी 24, 24 से एक कम, 23 दूनी 46, 46 से एक कम, 45 दूनी 90, 90 से एक कम, यानी 89 गुणे 2 और जितना भी दुगना आएगा उससे एक कम, 178 से एक कम, यानी आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 177, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अगला क्वेश्चन 10 ये रहा दोस्तों, ये भी मैथमेटिकल रीजनिंग में ही आता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि गणितीय चिन्ह, सब जगह सिंबल्स का ही खेल है, 22 है दोस्तों। अब प्लस, यहाँ कहता है गुणा का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ, देखिए गुणा का अर्थ प्लस है, सब लिख देते हैं, गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ गुणा है दोस्तों, प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है दोस्तों, प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है, यहाँ भाग हो जाएगा दोस्तों। तो 22 माइनस 36 और भागा, भागा का मतलब नीचे आ जाएगा 12 और प्लस 6 और गुणा 4, 22 प्लस का अर्थ माइनस है। ध्यान देंगे इसमें जो लिखा हुआ रहता है प्लस का अर्थ माइनस हमने लिख दिया, माइनस का अर्थ भाग है, भाग लिख दिया, 36 भागा 12, 12 तिया 36, यानी 22 माइनस 3 प्लस 6 चक 24। अब 24 और 22 कितना होता है 24, 22, 4 2 6, 2 2 46 में से 3 गया, आंसर हमारा आ जाएगा 43 आ जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। फास्ट कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये जल्द से जल्द बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, इसी में ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई बात नहीं। कहता है निम्न में से अलग कौन है दोस्तों, इसमें से अलग को आपको छांटना है। ध्यान देंगे अलग क्या करना है, रोम्बस, रोम्बस का मतलब होता है जिसके 4 पक्ष बहुभुज, यानी जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे रोम्बस बोला जाता है। नैनोगोन 7 पक्षीय भुजा होता है दोस्तों, या ऑक्टागोन 8 पक्षीय और हेक्सागोन। देखिए हेक्सागोन का मतलब 6 पक्षीय, ऑक्टागोन का मतलब 8 पक्षीय और नोनागोन का मतलब 9 पक्षीय बहुभुज, और जबकि हेप्टागोन होता है जो 7 पक्षीय का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नोनागोन। इसमें 7 नहीं 9 होने चाहिए, और हेक्सा के बाद हेप्टागोन आता है, हेप्टागोन में 7 होता है। तो ये हमारा आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है दोस्तों। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।